नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम अंतिम दो पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो हमारा पेपर है वो 31 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट के 2 के जो पेपर हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर समय कम रहता है, सवाल ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक औरों से बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पर एग्जाम आधारित आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहते हैं, और जो आपके एग्जाम्स आते हैं उनमें काफ़ी ये फायदेमंद रहते हैं। इनमें आप देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट से या फिर टॉपिक से आपके सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनको आप एनालिसिस करके वहाँ पर आ जाता है पूरा डाटा, और अपनी तैयारी को वो नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, यदि आप TTG के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये 1 साल का पास है, इसमें 400 प्लस एग्जाम, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें ग्रुप डी के हो गए, एनटीपीसी CBT 2 है, SSB वगैरह सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो ये आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट पर इस कूपन कोड को यूज करते हुए इस डील को ग्रैब कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। नंबर 14 आपके सामने है। इसमें देखो एक वर्त दे रखा है। अब जो ये परिधि पर बना कोण ए है और केंद्र पर बना कोण ओ है, तो परिधि पर बना केंद्र कोण यदि x है तो केंद्र पर बना कोण इसका डबल होता है, यानी कि ये 2x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास त्रिभुज ले लेते हैं हम OBC, ये त्रिभुज लेते हैं तो इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि OB और OC इसके अंदर बराबर है। कौन सी रेखाएं बराबर है? OB और OC बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये वाली और ये वाली रेखाएं बराबर है। तो यदि मैं इस कोण को यदि y मानता हूं तो ये कोण भी मेरा कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी B और C दोनों बराबर होंगे और उनकी वैल्यू मैंने y मान ली है। अब देखो हमारे पास क्या था, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 y प्लस 2x, क्योंकि दोनों कोण, एक कोण y है तो दो कोणों को योग 2y हो जाएगा और तीसरा कोण 2x है, तीनों का कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 2y की वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये आपकी 180 माइनस 2x आ जाएगी। यदि y की वैल्यू यदि हम देखें, y की वैल्यू देखें, क्योंकि हमें एक तो पूछा गया है BAC जो कि आपका x कोण है ये तो, और OBC आपका क्या है? ये y है। तो x प्लस y का योग पूछा गया है। तो हम सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना आ जाएगा आपका? 2 का भाग दोगे तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। y का मान हमने x के रूप में निकाल लिया है, तो दोनों कोणों का योग अब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक तो x है, एक 90 माइनस x है, तो x से x कट जाएगा, आपका योग आ जाएगा 90, यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस बी बराबर 110 डिग्री है और कोण B माइनस कोण A बराबर 10 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले आपको देखो ये माइनस वाला देखना है, इसमें से बड़ा कोण कौन सा है? A कोण होगा या B कोण होगा? चूंकि कोण B पहले आया, B में से A को घटाया गया, इसलिए B कोण बड़ा होगा A कोण की से। A कोण से B कोण बड़ा होगा। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब इतना ध्यान रख लिया तो अब हम A और B का मान निकाल सकते हैं। कोण B का मान क्या होगा? यदि जो बड़ा कोण है वो कैसे आएगा? दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। 110 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 120 60 हो जाएगा। कोण A की बात करते हैं, कोण A का मान यहाँ लिख देते हैं। दोनों को घटाओ, कितना आएगा? 90 आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है? कोण A का मान आपके पास 45 डिग्री आ चुका है। कोण B का मान आपके पास कितना आ चुका है? 60 डिग्री आ चुका है। कोण C का मान कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का योग चूंकि 180 डिग्री होता है, तो हम 180 में से 45 प्लस 60 घटाएंगे, कितना होता है? 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यानी कि तीसरे कोण का मान कितना आ गया हमारे पास? 75 डिग्री आ गया है।
अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका ये कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो ए कोण कितना है आपका 45 है, सबसे छोटा कोण है ये, तो इसकी सामने भुजा से छोटी होगी, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो गई है, बीसी हो गई है। अब बात करते हैं बी कोण आपका 60 है और सी कोण आपका 75 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना है, सी कोण है, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अब आपको पता चल चुका है कि सबसे छोटी भुजा बीसी और सबसे बड़ी भुजा ए बी है। चेक करते हैं वो ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कहा गया है ए सी सबसे बड़ी भुजा है, नहीं ए बी सबसे बड़ी भुजा है। दूसरे ऑप्शन में ए बी तो सही कहा गया है, सबसे बड़ी भुजा है, ए बी की लंबाई बी सी के बराबर है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि ए बी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है यहाँ तक तो। ए सी सबसे छोटी भुजा है, ए सी सबसे छोटी भुजा नहीं है, बी सी सबसे छोटी भुजा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ए बी सबसे लंबी भुजा है, बी सी सबसे छोटी भुजा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो गया है। तो ये हो गया। सवाल नंबर 20 की बात करें, मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत p है, ठीक है। अब देखो क्रमागत संख्याओं का मतलब है, क्रमागत कह दो, क्रमागत विषम कह दो, कि यानी कि जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये क्रमागत भी है और विषम संख्याएं हैं। क्रमागत और विषम है तो इनके बीच का अंतर 2-2 यानी कि अंतर बराबर है। अब देखो जब भी यदि अंतर बराबर होता है तो आप ये चेक कर लो कि संख्याएं विषम है या सम है, ठीक है। यदि विषम संख्या है तो जो सबसे बीच वाली संख्या है वही आपकी औसत होगी। तो उसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है p, इसका मतलब 5 संख्याओं में से सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है p। अब वो कह रहा है कि 2 और क्रमागत विषम संख्याओं को अगली अगली 2 विषम संख्याओं को और यदि शामिल कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब ये 7 संख्याएं हैं, 7 क्या है, विषम है, तो इनके बीच का औसत क्या होगा, जो सबसे बीच वाली संख्या, और सबसे बीच वाली संख्या अब 7 में से कौन सी होगी, 4 नंबर वाली संख्या। तो देखो ये 3 नंबर वाली और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, p+2, क्योंकि अगली जो विषम संख्या आएगी उसमें 2 जोड़ने पर p में 2 जोड़ा तो ये चौथी संख्या आ गई। तो ये हमारा अब नया औसत आ गया है, 7 संख्याओं का औसत कितना आ गया है, p+2 आ गया है। तो क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। अब देखो tan 1 डिग्री दे रखा है, tan 2 डिग्री दे रखा है, 3 डिग्री दे रखा है, इसी प्रकार से tan 89 डिग्री दे रखा है लाइन से चलते हुए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या चीज पता चला, सबसे पहला देखो यहाँ पर 1 डिग्री है, लास्ट के अंदर 89 डिग्री है। तो ऐसा देखो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि देखो a+b = यदि 90 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि tan a × tan b मेरा 1 के बराबर होता है। एक कोण a है, दूसरा b है, यदि दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होता है तो मैं कहूँगा tan a × tan b का गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो अब देखो इससे मैं कह सकता हूँ कि tan 1 × tan 89 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से tan 2 × tan 88 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हो जाएगा। मगर अब देखो टोटल कितनी संख्या है, यदि सम है सारी की सारी संख्याएं तो सारी 1 बन जाएगी, और यदि विषम है तो एक बीच वाली संख्या बच जाएगी क्योंकि 2-2 का जोड़ा बन रहा है। यदि विषम संख्या है तो बच जाएगी। अब देखो 1 से स्टार्ट होकर 89 तक आया यानी कि विषम संख्याएं हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इन सब का अंतर बराबर बराबर है, देखो क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 2 और 3 के बीच का अंतर 1। यदि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब यदि अंतर बराबर है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारा औसत होता है, और उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ दो आप, विषम में आ जाएगी। तो 1 और 89 को यदि जोड़ते हो और 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 45। तो ये 45 tan 45 आपका एक बीच में बच जाएगा, जो बाकी सारों का तो 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। tan 45 बीच के अंदर बन जाएगा, और tan 45 का भी मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वो भी 1 हो जाएगा। और नीचे भी आपका मान कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 26 की बात करते हैं।
एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर दे रखा है। क्या कहा हुआ है कि 3 विमाएं मान ली, ए बी और सी मान लिया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। और इसको आप 2 से यदि आधा कर दो इसके बराबर होता है, तो हम कह देंगे 2 से 2 कट गया है। तो यहाँ पर मान क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना मान आ गया, ये आ गया है। अब देखो, यदि घनाभ का आयतन कितना दे रखा है? 729 दे रखा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। तो आयतन कितना होता है? आयतन होता है a इंटू बी इंटू सी, और ये आपको दे रखा है 729। तो उसने पूछा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ना तो आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, ना छत का क्षेत्रफल निकालना है, बाकी बची हुई चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या होता है? ये किसके बराबर होगा? कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह दो, ये किसके बराबर आता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसके बराबर होता है। इसका मान आपको निकाल के बताना है। अब देखो, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ना तो लंबाई बताई गई है ना चौड़ाई बताई गई है, मगर मुझे एक चीज दिखाई दी, यहाँ पर 729 दिखाई दिया। 729 जैसे ही दिखाई दिया, मेरे क्या दिमाग में क्या क्लिक किया कि ये 9 का क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है 9 का क्यूब आपका 729 होता है। यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है। ए का मान भी 9 हो सकता है, बी का मान भी 9 हो सकता है, सी का मान भी 9 हो सकता है। हम यहाँ ऐसा रख के देख लेते हैं, यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो हम कह देंगे ऐसा ही होगा। तो देखो, अब यहाँ पर हम रखते हैं, ए का मान हम 9 रखते हैं, तो ये आपका 81 आ जाएगा, ये भी आपका 81 आ जाएगा, और ये भी 81 आ जाएगा। तीनों के तीनों 81 आ गए। इधर यदि बात करें तो ये भी आपका 81 प्लस 81 प्लस 81 इस प्रकार से आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है। यदि बराबर हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि ए का मान 9 होगा, बी का मान 9 होगा और सी का मान भी 9 होगा। तो हमने मान लिया ए का मान 9 होगा, बी का मान भी 9 होगा और सी का मान भी 9 होगा, क्योंकि इन तीनों का जब गुणनखंड करेंगे इनको अभाज्य टुकड़ों में, तो इसका या तो तीन तीन की फॉर्म में कुछ हो सकता है या 9 9 हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि सारे 9 9 होंगे और उससे सेटिस्फाई हो रही है मेरी इक्वेशन। तो यही वैल्यू होगी एबीसी की। अब पता चल चुका है हमें। तो हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या रखेंगे? 9 प्लस 9 इंटू 9 रख देंगे। 9 और 9 18 होते हैं। 9 और 9 कितने होते हैं आपके? 18 होते हैं। और 18 होते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 54 का 4 आ गया, 5 आई हासिल, 9 3 27 27 27, 9 3 27 और 5, हाँ 27 और 5 कितना हो गया आपका? ये आ गया 32 हो गया। तो 324 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक तरीका और है इसका। एक तरीका और क्या है कि बेसिक से कैसे करेंगे इसको। सवाल नंबर 26 की बात कर रहे हैं, बेसिक से कैसे करेंगे। अब हमने मान लिया कि तीनों भुजाएं ए बी सी है, तो हमें पता चल चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके है? हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से इधर कर दिया और 2 से इधर कर दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तो इससे आपके 2 ए स्क्वायर हो जाएंगे, 2 बी स्क्वायर हो जाएंगे, 2 सी स्क्वायर हो जाएंगे। और इनको भी हम इधर ले आते हैं। इधर ले आएंगे तो ये 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये बचेगा, और राइट साइड में अब आपका 0 बचा है। अब देखो, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और ये 2ab मिलकर क्या बन जाएगा आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा।
और तीसरा आपका c माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये तीनों के तीनों जीरो के बराबर है। अब देखो तीन संख्याओं का यदि योग जीरो के बराबर है, ये देखो प्लस 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 है, कब होगा जीरो के बराबर योग? तो प्रत्येक यदि जीरो के बराबर है तभी तीनों का योग जीरो के बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी माइनस आएंगे नहीं। आप देखो तीन संख्याओं को, कोई भी तीन संख्याओं को जोड़ लो, कभी जीरो आता है? नहीं आता। तो कब आ सकता है जीरो? जब तीनों की तीनों जीरो होगी तभी उनका योग जीरो आ सकता है। तो यही हम यहाँ करेंगे कि b माइनस ए भी जीरो होगा, और b माइनस ए भी जीरो होगा, और c माइनस ए भी जीरो होगा, तीनों जीरो होंगे। इससे हम कह सकते हैं कि a बराबर b हो जाएगा मेरा, हम कहेंगे b बराबर c हो जाएगा, और c बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो यानी कि तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों बराबर है। तो आपका जो ये 729 दे रखा था टोटल, ठीक है। अब आपका ABC आपको 729 दे रखा है, तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो? a क्यूब लिख सकते हो, जो कि 729 के बराबर है। तो a आपका कितना आ गया है? a आपका 9 आ जाएगा। तो a 9 आ गया तो b भी 9 होगा, c भी 9 होगा। तो बस इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया। सवाल नंबर 39 की बात करते हैं। ABC एक वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक वर्ग हो गया। ABC एक वर्ग दे रखा है, और Q इसके अंदर इस प्रकार से एक त्रिभुज बना है कि त्रिभुज QAB एक समबाहु त्रिभुज बनता है। तो कौन, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये वर्ग है, तो हम जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं जो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये सबसे पहले पता चल चुका है। इसको A बोला, इसको B बोला है, इसको C बोला है, इसको D बोला है। आपको लाइन से बिंदु टिक करनी। यदि ABCD दिए हैं तो आपको एक ही लाइन में चलते जाना है, ABCD इस प्रकार से। अब उसने कहा है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा? QABC। अंदर बिंदु Q इस प्रकार से मान लिया कि यहाँ पर एक Q बिंदु है, इस प्रकार से है कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो जो AB है उसी के बराबर AQ और BQ भुजाएं होंगी। यानी कि त्रिभुज की जो वर्ग की भुजाएं हैं वो त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हो चुका है। ये हो चुका है, ये पता चल चुका है। अब उसने पूछा कौन सा कोण है? QCB। QCB इसको हम इस प्रकार से यदि मिला दें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण उसने पूछा है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि एक वर्ग के अंदर टोटल पूरा कोण कितने का होता है? 90 होगा। तो कोण B की वैल्यू यदि वर्ग में बात की जाए तो 90 की होगी, मगर इस त्रिभुज में बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये 60 होगा। तो ये बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें त्रिभुज QBC में क्या है? कौन सी दो भुजाएं बराबर है? BQ और BC बराबर है। यदि भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। यदि मैं इसको x मानता हूं तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये भी x होगा, क्योंकि भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हमें तीनों कोण पता चल चुके हैं, तो हम कहेंगे 2x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री के है। तो यहाँ से 2x मेरा कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कोण C मेरा कितना हो जाएगा? 75 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। 43 में क्या दिया गया है? NC4। तो हम जानते हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n आएगा ऊपर, नीचे n माइनस r हो जाएगा और फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है NCR का। तो अब देखो हम इसको यहाँ पर यही लिखते हैं कि NC4 की जगह हम क्या लिख देते हैं? फैक्टोरियल n लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, इक्वल किसके? 70 के बराबर। अब फैक्टोरियल n को तो आप ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, फैक्टोरियल n माइनस 4 को भी ऐसा कैसा रहने दो। फैक्टोरियल 4 को उधर ले जाते हैं, 70 इंटू आपका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस प्रकार से ये फैक्टोरियल 4 हो गया। इसी प्रकार से फैक्टोरियल n क्या है? फैक्टोरियल n आपका 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल है।
तो अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल इसको खोल देते हैं, फैक्टोरियल खोल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 70 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से आ जाएगा। और राइट साइड में आपका फैक्टोरियल n बटे n माइनस फैक्टोरियल 4 है, इस प्रकार से। तो देखो एक तो आपके पास ये आ गए हैं। अब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड में आपका फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n का मतलब 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणन, और n माइनस 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर n माइनस 4 तक की संख्याएं। तो बाकी संख्याएं तो कट जाएगी, अब ऊपर क्या बचेगा, 1 से लेकर n माइनस 4 तक की संख्याएं तो ऊपर नीचे कट जाएगी। तो देखो मैं पहले लिख देता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 और इसी प्रकार से n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 n माइनस 2 इंटू n माइनस 1, इस प्रकार से बचेगा। और n ये हो गया। नीचे की यदि बात की जाए क्या बचेगा आपके पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 वहां से लेकर n माइनस 4 तक की संख्याएं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो संख्या कट जाएगी, बचेगी क्या, इतनी। और ये किसके बराबर है, आपको दे रखा है 70 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब n माइनस 3, एक बार फिर से लिख लेते हैं, n माइनस 3 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। इसका मतलब क्या है कि देखो ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, प्रत्येक में एक एक की वृद्धि हो रही है। पहले n माइनस 3 है, फिर n माइनस 2 है, फिर n माइनस 1 है, फिर n है। तो यानी कि ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इधर भी हम राइट साइड में भी इसको तोड़कर 4 क्रमागत संख्याओं के रूप में बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ये पूछा क्या गया है, n का मान पूछा गया है कितना होगा। तो n सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो n का मान या तो 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी के आसपास होगा, इन संख्याओं के आसपास। तो इसके रूप में हमें तोड़ना है। सबसे पहले यदि आप 70 को तोड़ते हो, 70 को यदि मैं तोड़ता हूँ तो क्या तोड़ सकता हूँ, मैं कह दूंगा इसको तोड़ लेते हैं हम 2, 5 और 7 के अंदर तोड़ लेते हैं। बाकी आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक को छोड़ दो, ये भी दे रखा है। अब देखो मैं 7 दे रखा है क्योंकि 8 के आसपास है, 4 के आसपास है, तो 7 को ऐसा कैसा रहने देता हूँ, 7 को मैंने ऐसा कैसा छोड़ दिया। 5 भी है आपका, इसको भी हम ऐसा कैसा छोड़ देते हैं एक बार। अब देखो इस 2 को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 को 4 से करता हूं तो 8 हो जाएगा। तो अब ये भी आपका खत्म हो गया। 3 को 2 से करोगे तो 6। तो ये हमारी 4 क्रमागत संख्याएं बन गई है। अब हम इनको लाइन से लिख देते हैं, कौन कौन सी बनी, एक तो हमारी 5 बन गई है, एक 6 बन गई थी, एक 7 बन गई थी, एक 8 बन गई थी, इनका गुणनफल है। तो देखो इसका मतलब, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इधर n है और इधर कौन सी है, 8 है। इसलिए n का मान कितना हो गया आपका, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल 55। इनमें से किस संख्या को इसमें से घटाया जाए कि घटाने पर 19 से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब आप ऑप्शन को घटा नहीं सकते, क्योंकि आप ऑप्शन को इनमें से घटाओगे और उसके बाद में जो संख्या आएगी उन सबको आपको 19 से भाग देना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 19 का भाग दे दो इसके अंदर, 7 8 6 0, इसके अंदर 19 का पहले ही भाग दे दो, और जो बचेगा वही हमारा शेषफल हो गया। यदि उस शेषफल को हम पहले से ही घटा देंगे तो 19 का पूरा पूरा भाग चला जाता, ये मायना है। तो 19 को आप घटाते हो, अब हमें जो भागफल है उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इधर भागफल नहीं लिखूंगा। 19 का भाग सबसे पहले एक बार गया, उसके बाद में 5 बच गया, इधर 2, यहाँ पर 1 आ गया, ये 156 हो गया है। अब 19 का भाग 8 बार गया, 152 आया, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, 7 हो गया। अब 19 का भाग 2 बार गया, 38 हो गया, यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 9 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो 19 का भाग अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बच गया है, 6 36। 19 का भाग अब आपका 1 बार जाएगा। 19 का भाग अब 1 बार गया है तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 7 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, लास्ट में 0 बच गया। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 152। कितना बचा लास्ट में, 18 बच गया है। 18 बच गया है, इसका मतलब जो 18 हमारा शेष बचा है, तो हम कहेंगे यदि हम इस शेषफल को पहले ही घटा देते तो 19 का पूरा पूरा भाग चला जाता।
इसलिए किसको घटाया जाए, 18 को घटाया जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो संख्या। सवाल नंबर 69 की बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले आप ये जानते हो कि क्या a प्लस बी इक्वल टू, यदि 90 डिग्री दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू, यदि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर है तो हम कह सकते हैं साइन ए इक्वल होगा कोस बी के बराबर होगा, और टेन ए बराबर होगा किसके, कोट बी के बराबर होगा, और यदि सेक होता तो सेक कोसेक के बराबर हो जाता। इस प्रकार से बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको टेन ए तो इतना दे दिया है, और ये आपका बी हो गया है, तो टेन ए प्लस बी, इन दोनों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 3 थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ चुकी है। टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। और टेन 30 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√3 होती है, मगर कोई भी ऑप्शन में 1/√3 नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यदि इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर √3 बन जाएगा और नीचे 3 बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आ गया। तो ऑप्शन के साथ भी जो एग्जामिनर ने खेला है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के साथ भी उसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिससे आपका आंसर नहीं आता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। 200 से 278 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब उनके में से कॉमन क्या आएगा, 200, 201, 202, 203, इसी प्रकार से। तो इनके बीच में कोई ऐसी संख्या भी तो होगी जो अभाज्य है, और अभाज्य संख्या का मतलब उसमें से कितना कॉमन आता है, केवल एक ही कॉमन आता है। ठीक है, क्या कॉमन आता है, बाकी संख्या और अभाज्य संख्या में से एक ही कॉमन आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। तो क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पहली संख्या आपकी 7 है, अंतिम संख्या 77 है, इनका हमें औसत निकालना है। औसत निकालना है तो औसत हम कैसे निकालेंगे। अब देखो औसत क्या होता है, अब इनके बीच में यदि अंतर बराबर है तो आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका औसत आ जाएगा। ना तो आपको योग करने की जरूरत है, ना संख्या कितनी है वो निकालने की जरूरत है। तो देखो क्योंकि इनके बीच में सभी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर होना जरूरी है। अभी इनमें देखो 7 से क्रमागत है, 7, 14, 21, यानी सबके बीच में अंतर 7 का है। तो हमारी पहली संख्या 7 है और अंतिम संख्या 77 है, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया तो ये औसत आ जाएगा। औसत आ जाएगा 84/2 करोगे, ये 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा। बस सिंपल सा है। सवाल नंबर 81 की बात की जाए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती आपको दे रखा है 1024 है। इनमें से एक संख्या क्या कहा है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो उसका महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। अब देखो हम इसमें से अभाज्य संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एलसीएम होता है उसके अंदर आपकी, यदि वो अभाज्य संख्या है या फिर एचसीएफ, दोनों के दोनों आपको संख्या भी आपकी किसके अंदर मिलेगी, आपको एक संख्या जो आपकी संख्या आपको एलसीएम के अंदर मिलेगी, और एचसीएफ भी हमको एलसीएम के अंदर मिलता है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, जीसीएफ कह दो या एचसीएफ कह दो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एचसीएफ है या फिर अभाज्य संख्या है इसके अंदर, तो कैसे निकालेंगे, हम इसके अभाज्य टुकड़े कर लेते हैं। तो टुकड़े करने की कोशिश करते हैं अभाज्य, देखते हैं कौन कौन से अभाज्य टुकड़े बनते हैं। तो 2 का यदि भाग देते हैं तो आपका आता है 512, फिर वापस 2 का भाग दोगे तो 256 आ जाएगा, फिर 2 का दोगे तो आपका 128 आ जाएगा, फिर वापस 2 का 64 आ जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से दोगे 16 आ जाएगा, 2 से दोगे तो 8 आ जाएगा, और अब आपका इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, इसी प्रकार से आगे ये आपका चलता जाएगा। तो हमें क्या पता चला, 2 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आई है, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई है। तो यानी कि वो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या थी, 2 संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या थी। अब देखो सारी संख्याएं कितनी है, 2 2, यानी कि वो अभाज्य संख्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या है एक। तो देखो इसका महत्तम समापवर्ती कितना आएगा,
जब आप दोनों में से कॉमन लोगे तो अभाज्य संख्या में से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो इसका अभाज्य संख्या, ठीक है, एक संख्या तो आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई होगी? तो दूसरी संख्या वापस वो जो बाकी बचा हुआ है सारा वो, यानी कि 512 आपकी एक संख्या और दूसरी आपकी दो हो गई है, तो दो आपकी वो अभाज्य संख्या हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। अब इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा? दो तो आएगा। और यदि खूब सारी संख्या, मान लिया कि दो से अधिक संख्या दी होती, तो कौन कौन सी दी होती? दो, चार, दो, 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 इस प्रकार से दी होती, तो भी उनमें से कॉमन कितना आता? दो तो कॉमन आता ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। ऑप्शन चार हो गया, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आएगा? दो आएगा। सवाल नंबर, अब शिफ्ट वन का पेपर कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 9, इनका एचसीएफ लेना है। अब देखो, दशमलव वालों का एचसीएफ लेना हमें नहीं आता कि कैसे लिया जाता है, लेकिन हमें पता है भिन्न वालों का एचसीएफ कैसे लिया जाता है, तो हम दशमलव वालों को भिन्न में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 9.8 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 288 के भी नीचे 10 आ जाएगा, और 36 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो हम कह देंगे 1 है इसके नीचे। बाकियों में से पॉइंट हटाकर नीचे 10 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो नीचे 1 आ गया। अब इनका यदि भिन्न का एचसीएफ लेना है तो कैसे लेते हो? ऊपर वाले का तो हम एचसीएफ लेंगे, यानी कि किन किन का? 108 का, 288 का और 36 का, इनको तो आपको एचसीएफ लेना है। और नीचे वाले जो हैं 10, 10, 1, इनका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हर की बात करते हैं यहाँ से, तो एलसीएम तो आपका 10 आ जाए। और एचसीएफ इनमें से आप जब कॉमन की बात करते हो तो 36 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 36 का भाग सब में जा रहा है, तो 36 कॉमन आ गया है। अब देखो ये कितना आ गया? 3.6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 और गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों पर तलीब के अंदर की ओर प्लास्टर करवाने की लागत क्या है? अब देखो, छत नहीं है इसकी और बाकी सारा है, फर्श है, चारों दीवारें हैं, इनका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, चारों दीवारों उनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मैं इसको ए मान लेता हूँ, लंबाई को, चौड़ाई को बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? हम कहेंगे 2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी। ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो गया और फर्श का क्षेत्र हो गया ए इंटू बी हो गया है। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आपको दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा? ये आपका 37 हो जाएगा, और सी कितना है आपका? 6 है। इसी प्रकार से ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 इंटू यहाँ पर हमें 12 करना है। अब देखो, इसको हम करते हैं, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 74 हो जाएगा, और 74 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, 2 यहाँ हासिल 42 और 2 44, तो ये आ गया 444 आ चुका है। 25 और इसको करोगे तो 12 5 60, 6 यहाँ हासिल 24 और ये आपका 300 हो चुका है। तो चारों दीवारों और उनका योग कितना आ गया है? 744 आ चुका है। 744 मीटर स्क्वायर आपका कुल क्षेत्रफल आ चुका है। अब इस क्षेत्रफल पर हमें प्रति मीटर स्क्वायर कितना है? 75 पैसे हैं। तो ये पैसे हैं, रुपए में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, इतने से इतनी लागत आएगी, ये इतना पैसा खर्च होगा, ये लागत है। ठीक है, क्षेत्रफल को हमने 75 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना होगा। अब ये कितना आएगा? इसको यदि आप काटते हो तो 3 आ जाता है, इसको काटते हो तो 4 आ जाता है। 4 का भाग दोगे तो 4 10 आता है, 4 एकम 4 आएगा, 4 8 32 आएगा, 4 6 24 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18, एक ही हासिल 24 और एक 25 का 5, 2 ही हासिल 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 558 रुपये हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए रिजॉर्ट पाम बीच की ओर निकलता है, जो उसके घर से कितना दूर है? 800 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उसे मिलने के लिए कहता है, तो रमन भी तत्काल
अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सतीश वाले मार्ग पर ही रिजॉर्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो रमन को भी कितना चलना पड़ेगा रिजॉर्ट पहुंचने के लिए? 800 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के घर पास पास हैं, इसलिए उतना ही चलना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि रमन को सतीश कितने बजे पकड़ लेगा? रमन को सतीश कितने बजे पकड़ लेगा? अब देखो, रमन चला है 2 बजे, ये चला है 3 बजे, तो 1 घंटे बाद चला है, तो 1 घंटे में रमन कितना चल देगा? 75 की स्पीड से, तो 75 किलोमीटर चल देगा। कितना चल देगा? तो दूरी आपकी आ चुकी है 75। ठीक है, ये हो चुका है। अब ये पकड़ रहा है इसको, इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है 75 + 15। यदि मैं 90 को तोड़ूं तो 75 से तो 75 कैंसिल हो जाएगी। यदि 75 से चलता तो वो सेम स्पीड से आगे पीछे चलते रहते, उनके बीच की दूरी कम नहीं होती। अब दूरी किस वजह से पकड़ी जाएगी? जो 15 एक्स्ट्रा किलोमीटर है, 75 90 में से 15 घटाते हैं, 90 में से 75 यदि आप घटाते हो तो जो 15 एक्स्ट्रा किलोमीटर प्रति घंटा है, उस चाल से ये जो 75 किलोमीटर की दूरी है ये कवर होगी। तो चाल आपकी कितनी आ चुकी है अब, जिससे ये दूरी कवर होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दोनों के बीच की दूरी है वो किससे कवर होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जो एक्स्ट्रा चाल थी उससे कवर होगी। तो अब आपको कितने समय में पकड़ना है? तो समय निकल जाएगा यहाँ से। समय कितना आ जाएगा? 15 75/15 करोगे 5 घंटे आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएगा? यानी वो 5 घंटे में पकड़ लेगा। तो जो रमन था, रमन क्या, सतीश था, सतीश कितने बजे चला था? सतीश 3 बजे चला था। ठीक है, 3 बजे चला था। 5 घंटे और जोड़ दो उसमें। यदि आप 5 घंटे उसके अंदर यदि जोड़ते हो तो कितना आ जाता है? 8 बजे आ जाता है। तो 8 बजे वो उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 13, के का मान निकालना है। समीकरण दे रखी है आपको 2, और कहा गया है कि कोई हल न हो। कोई हल न हो कब नहीं होता है? कोई हल कब नहीं होता है? अब देखो, हम जानते हैं कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखा होती है और उनके बीच का कोई हल नहीं होता है। और यदि C1 C2 बराबर होता तो वो एक ही रेखा को निरूपित करती, तो फिर अनंत हल हो जाते। ठीक है, आप समझे क्या कि जो A1 A2 B1 B2 बराबर है तो इसका मतलब क्या? रेखाएं समांतर है। अब यदि C1 C2 बराबर नहीं है तो हम कहेंगे समांतर है, मगर यदि C1 C2 भी बाकियों के बराबर हो जाता तो हम कहते हैं कि रेखा एक ही रेखा को निरूपित कर रही है, तब अनंत हल हो जाते। मगर जब समांतर रेखाएं होती है तो वो आपस में कहीं पर भी नहीं काटेगी, तो इस प्रकार से अनंत क्या कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि वो कितनी भी दूरी पे चली जाए, अनंत पे भी जाने पर भी नहीं काटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। तो अब आपको A1 और A2 निकालने हैं। जो x का गुणांक है वो आपका A1 हो गया है, y का गुणांक B1 हो गया है, ये आपका A2 हो गया है, ये आपका B2 हो गया है। तो यहाँ से 2/5 कर दिया है और यहाँ से आपका k/-7 कर दिया है। इस प्रकार से तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14/5 आ जाएगी। -14/5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। अरुण और शेखर के पास कुछ राशियां हैं। अरुण शेखर को 30 रुपए देता है, तो शेखर के पास अरुण के पास से बची हुई धनराशि 2 गुनी राशि हो जाती है। और शेखर जब अरुण को 10 रुपए देता है तो अरुण के पास शेखर के पास बची हुई धनराशि से 3 गुनी धनराशि हो जाएगी। तो प्रारंभ में अरुण और शेखर के में से प्रत्येक के पास क्रम से कितनी धनराशि है? तो अब देखो कैसे करेंगे। एक अरुण था, एक आपका शेखर था। जब जब अब आपको यहाँ पर उनकी प्रारंभिक वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हमसे प्रारंभिक वैल्यू ही पूछी गई है, तो प्रारंभिक वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन चेक करने हैं। देखो, अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये 62 है और ये आपका 34 है। 62 है, ये आपका 34 है। अब क्या कहा गया है? अरुण इसको यदि 30 रुपए दे देता है, 30 दे देता तो क्या होगा? इसका कम होकर कितना हो जाएगा? इसके पास 32 बचेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर हम कहेंगे बढ़कर 30, ये आपका 64 हो जाएगा। अब क्या 32 और 64 का जब हम अनुपात देखें तो ये 1:2 बन रहा है। तो वो यही तो कह रहा है कि शेखर के पास अरुण के पास बची हुई धनराशि से 2 गुनी धनराशि हो गई।
शेखर के पास 2 गुनी हो गई है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन और चेक कर लो कि 62 था और इसके पास 34 था। अब इसने यदि इसको 10 रुपए दे दिए तो इसके पास तो 72 हो जाएंगे और इसके पास 10 कम हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो ये जो 72 और 24 का अनुपात क्या 3:1 है? तो वही यही तो कह रहे हैं कि अरुण के पास शेखर के पास से बची हुई धनराशि का 3 गुना धनराशि हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। जब आप ऑप्शन 1 को लोगे तो देखो 34 और 62 है। 34 में से यदि आप पहली कंडीशन की बात करो, 34 में से आप 30 कम कर देते हो तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर आप 30 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 92 हो जाएगा। क्या इनका अनुपात 2:1 है क्या, या 1:2 है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इस प्रकार से आपको काट देने बाकी ऑप्शनों को, और जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:3:2। तो हमने मान लिया कि A/B/C ये लंबाई अनुपात और ये है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है। पहले दे रखा है 4:3:2। अब वो कह रहा है कि लंबाई और ऊंचाई को डबल कर दो। डबल क्या, आधा कर दो। तो 4 को आप आधा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और 1 को आधा कर 2 को आधा करोगे तो 1 हो जाएगा, और चौड़ाई को करना है डबल तो ये 6 हो जाएगा। नया अनुपात ये हो गया। अब हमें कमरे का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं, ये होता है आपका केस 1 लेंगे यहाँ पर और केस 2 लेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A + B × C ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पहली कंडीशन में कितना आ जाएगा आपका, 2 × 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और C कितना है, 2 है, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में 2 × आपका 8 × 1 हो जाएगा। तो पहले में कितना आ जाता है आपका, बात करें तो 14, 14 और 2 28 हो जाता है, और यहाँ पर आपका 16 हो जाता है। तो पूछा गया कितना कम और कितना अधिक है। पहली कंडीशन में 28 है, पहले 28 था, अब क्षेत्रफल 16 है। कम ज़्यादा कितना हो गया है, तो कम हो गया है, और वो भी 12 कम हो गया है। तो 12 28 का कितना % है, ये आपसे पूछा गया है। जब आप 4 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, ये आपका 7 बार चला जाएगा। अब हमारा आ चुका है 3 × 100/7। तो जब 100 में हम भाग देते हैं तो वो आता है आपका 14 सही 2/7 आता है, इतना आता है। तो अब देखो कितने के बराबर आ जाएगा, जब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 से भी करोगे और 2/7 से भी करोगे। 14 से करोगे तो आपका 42 आ जाएगा, और ये आपका 6/7 आ जाएगा। तो ये किसके आसपास दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में 42 दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करता है। तो तीनों वर्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों को स्पर्श करता है, तो कैसे बना सकते हैं हम, एक वर्त बनाया, दूसरा वर्त बनाया, और यहाँ से हम तीसरा वर्त बना देते हैं। इस प्रकार से 3 वर्त हो चुके हैं। तीनों की त्रिज्याएं बराबर है। यदि हम तीनों के केंद्रों को मिलाते हैं तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा, और ये समबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इन सब की त्रिज्याएं बराबर है। त्रिज्या कितनी है, 3.5 है, ये भी आपकी 3.5 है। तो पूरी भुजा त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये हो गया है। अब देखो दूसरा, हमें ये तो हो गया है, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है। बाकी इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इस भाग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है बीच वाले का, तो एक तो ये भाग, एक ये भाग, और एक ये भाग, इनका क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना है, एक भाग 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक वर्त का एक भाग कितना है, 60 डिग्री का। इसी प्रकार के 3 भाग है, यानी कि एक 60 डिग्री का है तो 3 भाग 180 डिग्री के हो जाएंगे। पूरे वर्त का भाग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। आधे वर्त का भाग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमें आधे वर्त का क्षेत्रफल इसमें से घटाना है, कहने का मतलब ये। क्योंकि देखो ये जो एक भाग का क्षेत्रफल है
वो 60 डिग्री के जो क्षेत्रफल है वर्त के 60 डिग्री के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 3 भाग है इस प्रकार के, तो 180 और 180 आधे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्योंकि पूरे वर्त का 360 होता है। तो उस पूरे वर्त का होता है πr² और आधे का हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा। अब इसका मान जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको √3 का मान दे रखा है 0.732, ये रखना है, 4 आ गया, और ये 7 थी भुजा तो 49 हो गया है। अब इसमें से हमें 22/7 करोगे, और आर का मान आपको कितना दे रखा है, रेडियस 3.5, या फिर 7/2 लिख देता हूँ, 7/2 और इसका आधा किया गया था इसलिए एक 2 और लिख दी। 2 क्यों? क्योंकि आधा किया गया था। तो एक 7 से आपका 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 कट जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 7/4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 7/4 आपका दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब आप जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बचे हुए भाग को, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक आई हासिल, 7 तिये 21, और 22 का 2 आया, 2 आई हासिल, फिर 7 7 49, 49 और 2 51 का 1, 5 आई हासिल, 7, 7 और 2 12, इतना आ गया है। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 7/4 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर आपका बचा है एक, तो 11 बचा है। केवल 11 बचा है आपका, इतना बचा है। अब 11 को यदि आप इसमें से घटाते हो तो आपका कितना शेषफल बचता है, हम कहेंगे 1.124 इतना बचेगा। अब इसमें आप 4 का यदि भाग देते हो तो 7 तो बच जाएगा, 4 का भाग देते हो तो 2 बार जाएगा, एक तो 2 बार जाएगा, फिर आपका 8 बार जाएगा 32, और 1 बार जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ गया, 56, 5 आई हासिल, 14 और 5 19 हो जाएगा, यानी 1.967 ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। 17 और 520 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो उन सभी का जो 6 से विभाजित हो, तो देखो इससे तुरंत बाद में 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 17 के बाद 18 आ जाती है। इसी प्रकार से हम 520 से तुरंत पहले वाली संख्या निकाल लेते हैं जो 6 से विभाजित होगी, भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा, 48, यदि 6 का भाग दिया तो। फिर आपका 4 बचा, यहाँ पर 0 बचा। अब की बार कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 36 जाएगा, कितना बच गया, 4 बच गया। यानी कि इसमें से यदि हम 4 माइनस कर दें 520 में से, तो वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। यानी कि लास्ट संख्या आपकी कितनी हो चुकी है, 516 है, जो कि 5 से 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 6 से विभाजित होगी। और टोटल नंबर ऑफ संख्या हमें भी पता चल चुका है कि कितनी होगी। यहाँ पे हमारे पास आया है 86, यानी कि 6 फिर 12। हम कहें कि पहली संख्या कौन सी हो गई, 6, दूसरी संख्या 12 हो गई, फिर 18, लास्ट संख्या 516। तो इस प्रकार कुल टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी, 86 संख्या हो जाएगी, क्योंकि 516 में जब आप 6 का भाग दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ संख्या आ जाएगी, कितनी होगी, 86 संख्याएं। तो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी हुई है, 86। कब, जब 6, 12, 18 से लेकर, शुरू से लेकर हमने यहाँ तक देखी है। लेकिन उसने कहा कि 17 के बाद वाली, यानी कि 6 को छोड़ना है हमें, 12 को छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ दो, यानी कि 2 संख्याओं को घटाना है। तो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी बची आपके पास, 84 संख्याएं हैं। अब आपको 84 संख्याओं का योग निकालना है। अब देखो 84 संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 84 संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो आपके पास आ चुका है नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है इनके बीच में, 84 संख्याएं। पहली संख्या कितनी है, 18 है। तो अब देखो योग क्या होता है कि जो n/2 नंबर ऑफ संख्याएं होती है, फिर स्टार्टिंग वाली संख्या और अंतिम संख्या, फर्स्ट एंड, ऐसे लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो n का मान है आपके पास 84/2, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ोगे तो कितना आता है, 18, और 516 को यदि जोड़ते हो आप, 14, 1, 3, 5, ये आपका आ गया है 534। इस प्रकार से 534। तो अब देखो ये आ गया हमारा 42 × 534।
अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सब में इकाई का संख्या अलग अलग है, इकाई का अंक अलग अलग दे रखा है आपको। तो जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है, इकाई का अंक कितना आता है, 8 आता है। 8 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। यदि टेन थीटा का मान √3 + 1 है तो कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 2 इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी बस आपको ये मान इसके अंदर पुट करना है, तो 2√3 कोट का मान रख दोगे आप कितना, 2, नीचे आपका है √3 + 1 इस प्रकार से दे रखा है आपको। यदि आप देखते हो ऊपर √3, 4√3 हो गया, फिर √3 + 1 हो गया, और नीचे आपका कितना बचेगा, √3 + 1 बच जाएगा। तो ऊपर आपका 5√3 + 1 और नीचे √3 + 1 बच जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 की बात करते हैं। अब ये सरल करने का सवाल है, लेकिन आपको काफी बड़ा सवाल दे दिया गया है। एक सवाल में 3 सवाल हो गए हैं, तो हम तीनों को अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो अंश वाला है वो 1 नंबर सवाल, हर वाला 2 नंबर सवाल, और ये आपका 3 नंबर सवाल। तो सबसे पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 से 1/4 को भिन्न में लिखो, 12 और 13/4 हो जाएगा। इनको यदि करते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका कितना आएगा, 4/6, और 16 सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। ये आपका 39 हो चुका है, यहाँ पर 8 हो चुका है, यानी कि 31/12 आ जाएगा। एक का मान कितना आ चुका है, 31/12 आ चुका है। दूसरे की बात करते हैं तो ये आपका 12, 13/3 हो जाएगा, फिर आपका 5/1 हो जाएगा। ये हो गया है। यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट में देखें तो आपका एक तो 3/10 है, इसको सॉल्व करोगे 5, 105, 106/5 है, इस प्रकार से दे रखा है आपको। तो ये आपका 65 बटे कितना हो गया है, 3 हो गया है। 65 बटे कितना हो गया है, 3 हो गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको तो 3/10 रहने देता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर 212 हो जाएगा, नीचे आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा 65/3 है एक तो, और दूसरा अंदर क्या बच जाएगा, दोनों 10, और ऊपर आपका 215 हो जाएगा, 215 हो जाएगा। अब आप यदि इनको घटाते हो तो आपका कितना आएगा, एलसीएम लेते हो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपका 650 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 645 हो गया है। तो ये आपका 5/30 या 1/6 आ जाएगा। तो दूसरे का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। तीसरे की यदि बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका 3 और 2 5/3 हो जाएगा, और ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो एक तो आपका 5/3 हो गया है, एक आपका 3/2 हो गया है। 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 हो गया है। तो तीनों की वैल्यू आ गई है। अब आप रख दो, जब आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आपका है 31/12, नीचे रखोगे आप 1/6, तो जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो उलट जाएगा, 1/6 6/1 हो जाएगा, और घटाव में क्या है, 5/2 है। इस प्रकार से 6 से 12 को काटोगे तो 2 आ जाएगा आपका, यानी कि 31/2 माइनस 5/2 हो जाएगा। घटाओगे तो 26/2 बराबर 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और एक बार आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखो कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना रहती है, और ऐसे सवालों को आपको लास्ट में करना है जब आपके पास टाइम बच जाए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 48। अब देखो यहाँ पर दूध वाला 6.40 प्रति लीटर के भाव पर दूध खरीदता है, वह इसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच देता है। इस प्रकार से वह 37.5% का लाभ कमाता है। तो देखो, एक तो वो क्या करता है, 6.40 के दूध को 8 रुपए में बेचता है, दूसरा वो पानी भी मिलाता है उसके अंदर। इस प्रकार से कुल टोटल उसको 37.5% का लाभ होता है। तो जो दूध ग्राहक को प्राप्त हुआ उसमें पानी और दूध का अनुपात आपको बताना है कि कितना पानी मिलाया वो, और दूध कितना है उसके अंदर वो बताना है जो ग्राहक को मिला है। अब देखो, मिला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल्य की बात कर लेते हैं।
फिर हम क्वांटिटी की बात कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों को मिलाकर हमारे पास कुल टोटल इतने का लाभ हुआ है। इसको हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हो आप इसको। और यदि आपको नहीं आता है 3/8 तो इसके नीचे आप 100 ले लो और उसको काट के देखो। 100 ले लो, परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक और जीरो 1000 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। वैसे आपको याद होना चाहिए 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, 37.5 की वैल्यू 3/8 होती है। इसी प्रकार से आगे भी। तो ये हो गया है। अब देखो, सबसे पहले यदि मूल्य की बात करें, 6.4 से मूल्य कितना हो गया, 8 हो गया। तो 6 पॉइंट मूल्य हो गया है 6.4 से 8 हो गया है। तो हम कहेंगे यदि इनको सॉल्व करते हैं तो इधर तो आपका आ जाएगा 0.8 और इधर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट को यदि हटाते हो, इधर से पॉइंट हटाते हो तो इधर जीरो लग जाएगी। अनुपात में हमेशा ऐसा होता है कि इधर से हटाओगे तो इधर जीरो लग जाएगी, इधर से हटाओगे उधर जीरो लग जाएगी। तो ये हो गया अनुपात, कितना आ गया 4:5। तो मूल्य का अनुपात आपका कितना आ गया है, 4 से आपका कितना हो गया है मूल्य, 5 हो गया है। अब मात्रा की बात कर लेते हैं। मात्रा की बात कर लेते हैं। तो क्या था कि वो स्टार्टिंग में मान लिया x था, फिर उसने कुछ पानी मिला दिया तो इस प्रकार से y हो गई है। क्वांटिटी पहले x थी, अब पानी मिला दिया तो y हो गई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कुल क्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/8, यानी कि ये आपका किस में हो गया, 3/8 का लाभ हुआ है। 8 पर 3 का लाभ हुआ है, यानी कि 8 की चीज पर 3 का लाभ हुआ है तो कितने में, यानी विक्रय मूल्य 11 हो गया है। तो ये हो गया है। अब यहाँ से यदि आप x और y की वैल्यू निकालते हो, x और y की वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकालोगे, हम कहेंगे 4x/5y बराबर मेरा 8/11 है। तो आप x और y को एक साइड में रखोगे, बाकियों को दूसरी साइड ले जाओगे, 8/11 इंटू 5/4 कर दोगे। अब कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो दो, तो ऊपर आपका 10 बच गया, नीचे 11 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 11। x क्या था, हमारी स्टार्टिंग के अंदर मात्रा, और y क्या है, जो बेची गई है मिलाने के बाद में, जो दी गई है मिलाने के बाद में। यानी ये हमारा स्टार्टिंग में दूध था कितना, 10 अनुपात, फिर उसके अंदर हमने पानी मिला दिया तो उसके बाद में मात्रा कितनी हो गई, 11 अनुपात। तो इस प्रकार से कितना पानी मिलाया गया, 1 अनुपात पानी मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 1 अनुपात, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 था, अब 11 हो गया है मिलाने के बाद में, तो 1 अनुपात मिलाया गया। अब उसने कहा कि ग्राहक को कितना मिला, ग्राहक को टोटल 11 मिला है, जिसमें से एक तो उसको दूध मिला है, नहीं 1 अनुपात तो उसको पानी मिला है और 10 अनुपात उसको दूध मिला है, तो 1 अनुपात 10 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कहेंगे हम कि जो ग्राहक को मिला है उसमें दूध, पानी 1 अनुपात है और दूध आपका 10 अनुपात है। पानी 1 अनुपात, दूध 10 अनुपात, टोटल उसका 11 है। इस प्रकार से हो गया। सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। यदि 5 मानों का प्रसरण दे रखा है आपको, तो 5 मानों का दे रखा है, 10 का दे रखा है, ये आपकी इस चीज की आपको जरूरत नहीं है। केवल आपको इतना ध्यान पता होना चाहिए, प्रसरण और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस अनरूट वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना है, 0.64 है, 0.64 है। 64 का अनरूट कितना होता है, 8 है, और 2 स्थानों के बाद दशमलव है तो पॉइंट के बाद 1 के बाद ही आ जाएगी, तो 0.8 हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 51 की बात करते हैं। थैले में से 2 लाल गेंदें, 3 हरी गेंदें, 2 नीली गेंदें, उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीले न होने की प्रायिकता पूछी गई है, नीली नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 गेंदों को हटा दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल टोटल कितनी गेंदें हैं, 2 + 3 + 4, टोटल गेंदें कितनी हैं, हम कहेंगे टोटल गेंदें कितनी हैं, तो 7 कह देंगे। ठीक है, 7 हो चुकी है। अब यदि 2 को हटा दिया जाए, क्योंकि नीली गेंद नहीं लेनी, तो 2 को हटा दिया जाए जो सवाल में पूछा गया है, तो हम कहेंगे इसको कह देंगे रिलेटिव क्वांटिटी कह दो, या तो आप, या फिर
टोटल तो 7 हो गई है, 2 माइनस कर दो, इसको कह दिया हमने वो क्वांटिटी जो हमें निकालनी है। निकाली गई तो टोटल 5 है, ठीक है। टोटल 7 है, और वेरिएबल कंडीशन कह दो आप, वेरिएबल, फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 5 है, क्योंकि 2 नहीं है। तो अब इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। ऊपर क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, नीचे आ जाएगी टोटल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, 5 टोटल गेंद है, उसमें से हमको 2 गेंद चुनना है, तो 5C2 हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल 7 गेंदें हैं, 7 गेंदें हैं, तो 7 में से 2 चुनना, यानी नीचे आएगा कुल टोटल, ऊपर फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल 5C2 हो गया, टोटल 7C2 हो गया है। अब क्या होगा, 5C2 लिखने का तरीका क्या है, यानी कि 5C2 को किस प्रकार से लिखते हैं हम, घटते हुए लिखो, जितना नीचे दे रखा है, यानी 2 दे रखा है तो हम कहेंगे 5C2 में नीचे की तरफ यदि 2 दे रखा है, तो जो ऊपर रखा है उसको हम कम करते हुए लिखेंगे 2 बार, पहली बार 5 और उससे कम 4। इसी प्रकार से नीचे देखो, नीचे भी 7C2 है, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 6। इस प्रकार से हो चुका है, ये आ गया है। अब यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें, तो ये आपका 2 कट जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। अब देखो, इतना हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 10, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 21, 10/21। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो गया। तो 10/21 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। इसी परीक्षा में टोटल 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, और 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो जो ये 75 है, हमने उसको इस 80 में भी काउंट कर लिया है और इस गणित वाले में भी काउंट कर लिया है। तो एक बार हमें कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, क्या करो, सबसे पहले उत्तीर्ण यहाँ पर दोनों वाला देखना है आपको, दोनों में उत्तीर्ण दे रखा है तो बाकियों को भी उत्तीर्ण में चेंज करना है। फिर आपको दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 80 + 85 दोनों को जोड़ देना है, और दोनों वाले को घटा देना है, इस प्रकार से, ठीक है। ये घटा दिया हमने, घटाओगे तो कितना आएगा, 10 90, ये आपका 90 आ जाएगा। तो 90 आ चुका है आपका, 90%। इसमें है परसेंट में है, क्योंकि ये परसेंट में चल रहा था, यानी 90% छात्र कुल टोटल पास हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजी में 80 हुए थे, गणित में 85 हुए थे, ये 75 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों तरफ काउंट कर लिए, एक ही बार काउंट करना है। तो एक बार आप कम कर दो, तो एक बार कम कर दिया, तो कितने बचे, 90% छात्र कुल टोटल पास हुए, यानी 100 में से 90% छात्र पास हुए हैं, ये उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, यानी कि 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 10%, 10%। अब उसने कहा है कि 40 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो 10% की वैल्यू आपको दे दी है कितनी होगी, 40 होगी। उसने पूछा है कुल कितने छात्र थे, तो 1% की वैल्यू हो जाती है कितनी, ये आपका, या फिर सीधा डायरेक्ट ही आप कह दो कि 10 की इतनी वैल्यू है तो 100% की कितनी हो जाएगी, एक जीरो और लगा दो, 400 हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 75 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। इससे विभाजित किया जाए इसको कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो आपको क्या करो, सबसे पहले अभाज्य टुकड़े कर लो, क्योंकि हम 250 100 इसका भाग करके देखेंगे तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा है। तो हम क्या करते हैं, 3600 के सबसे पहले हम अभाज्य टुकड़े कर लेते हैं। अब देखो, 3600 के टुकड़े करने हैं हमें, अभाज्य टुकड़े। तो 3600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 × 100 लिख सकता हूँ। 36 मैं जानता हूँ कि 9 × 4 होता है, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। या फिर कह दो आप कि 100 को मैंने लिख दिया 4 × 25 के रूप में। फिर 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 2, ठीक है। अभाज्य टुकड़े करने हैं इसलिए 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 2। तो
तो यहाँ से मुझे पता चला 2 की पावर कुल टोटल कितनी हो गई है, 4 हो गई है। 3 की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। 5 की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब हमें क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए जो गुणनखंड, ये जो भी गुणनखंड है, इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 का गुणज होनी चाहिए, पावर 3 का गुणज होनी चाहिए। ठीक है, जो जो नहीं गुणज है उनको हटा दो, उनको हटा दो। केवल 2 के अंदर मिल रहा है, उसमें से भी 2 की पावर 4 है, तो हम केवल 2 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी लगभग 3 का गुणज इतना ही है, 2 की पावर 3, इसको ले लिया। 1 2 को हम अलग से लिख देते हैं इस प्रकार से। बाकी आपके पास यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो इस पूरे को आपको हटाना पड़ेगा। यदि आप इसको क्या चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि इसको घन बनाना, तो इस सब को हटाना पड़ेगा। तो इसी से आप यदि इसको भाग कर दोगे तो ये हट जाएगा। तो कितना है ये, इसको आप देख लो अलग से कैलकुलेट कर कर। 1 2 है आपका, एक आपका 9 हो जाएगा, एक आपका 25 हो जाएगा। 25 और 2 को करोगे तो 50 हो जाएगा। 9 5 450। इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, सवाल नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का अपना पेपर कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ दोस्तों ये अपनी सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। ये 133 पेपर का सफ़र आज दोस्तों पूरा हो चुका है, और बची हुई जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको जल्द ही अपलोड करवा दूंगा। और क्योंकि अभी कुछ टाइम की कमी है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। और एग्ज़ाम की बात करें तो अभी ये एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।